गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 11वीं क्लास के अध्याय में आए थे। सांख्यिकी उपकरण के संबंध में बतला रहा था मैं। तो पहले तो मैं बतला चुका हूँ कि आप लोग को एक वचन के रूप में बतला चुका था मैं। बहुवचन का पहले में बतलाया था। उसके बाद ये एक वचन में क्या क्या है इनका देख लेते हैं। आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का संगठन करना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का निर्वचन करना। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं, जब हम सांख्यिकी उपकरण का प्रयोग करते हैं तो कहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। जब हम लोग बहुत सारे इकट्ठा जो सामग्री रहते हैं उसका अलग अलग किसके माध्यम से क्या सामग्री लगेगा, फील्ड में क्या लगेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखते हैं सांख्यिकी उपकरण वे विधियां हैं जिनका प्रयोग आंकड़ों को एकत्रित, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वाचन के लिए किया जाता है। अतः सांख्यिकी अध्ययन की प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इन तकनीकों को सांख्यिकी उपकरण कहा जाता है। आंकड़ों का संकलन करने के लिए गणना तथा निर्देशन जैसे तकनीकी हैं। आंकड़ों के व्यवस्थीकरण के लिए आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखाओं की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे तालिका, ग्राफ, चित्र। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की प्रसिद्ध तकनीकी हैं। औसत तथा प्रतिशत आंकड़ों के विश्लेषण में सामान्य रूप से प्रतिशत आंकड़ों के विश्लेषण में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली तकनीकी हैं। आंकड़ों का निर्वचन प्रायः औसतों, प्रतिशतों या सहसंबंध तथा प्रतिमापमान के विस्तार के रूप में इसका किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बतलाया था कि आपको सर्वे करना है। तो सर्वे करना है तो अपने को क्या क्या सामग्री लगेगा, सामग्री को ही उपकरण बोल देंगे। तो क्या क्या लगेगा इनके लिए, तो पहला होता है एकत्रित करने के लिए अपने को चाहिए, हम उसको ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित बच्चों लोग के सामने या ग्रामीण के सामने कर सकते हैं, चित्र के माध्यम से कर सकते हैं, आंकड़ों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, कहीं हम लोग टीवी में भी देखते हैं, ये ग्राफ बना के भी दिखाई दे देते हैं, है ना, कि इतना प्रतिशत पुरुष हैं, इतना प्रतिशत महिला हैं, इतना प्रतिशत अन्य हैं, ऐसे करके भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग रहता है इनका, ठीक है। तो अपने को बहुत सारे चीज़ हैं और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे तभी बनेगा। ये टीम भावना के ही स्वरूप होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ग्राफ के माध्यम से भी, चित्र के माध्यम से भी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की प्रसिद्ध तकनीकी है। हम लोग आगे भी देखे थे इनका जो आंकड़ों का संकलन कैसे करना है। तो अनुसंधानकर्ता को सर्वप्रथम अपने अध्ययन के आंकड़ों का संकलन करना पड़ता है। यह संकलन उनके द्वारा स्वयं अथवा प्रकाशित या अप्रकाशित विश्वस्त सूत्रों द्वारा किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं इसमें कि अनुसंधानकर्ता कौन होगा, तो आपको हम भेजेंगे, तो आप अधिकारी बन के अगर क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए जाओगे तो आप ही उसका रहोगे, ठीक है। तो अलग अलग प्रस्तुतिकरण करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर भविष्य में आपके क्वेश्चन बनता है सांख्यिकी उपकरण क्या है, तो आप इसको याद कर सकते हो।
ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, आंकड़ों के अनुसार से कर सकते हैं, है ना। औसत तथा प्रतिशत आंकड़ों का विश्लेषण करके कर सकते हैं। तो आप लोग घबराओ मत, इसके लिए थोड़ा से समझने का प्रयास करो कि हम फील्ड में गए हैं तो हमको क्या क्या आवश्यकता लगेंगे। फील्ड का मतलब होता है, आप लोग नया बच्चे हो तो कहीं आप लोग को आपके घर में जनसंख्या संबंधी आंकड़े होते हैं जो 10 साल में होता है, वैसे आप लोग कल्पना कर लेना कि हम एक गांव में जाके हम लोग कितना व्यक्ति हैं, कितना पुरुष हैं, कितना बच्चा है, कितना कुपोषण है, ऐसे हम लोग सर्वे कर रहे हैं और उसमें अपने को कौन कौन से सामग्री लगेगा। तो पहले आप लोग प्रश्न उत्तर बनाओगे, एक प्रश्न रहेगा उसमें भरोगे, फिर भरने के बाद क्या है उस आंकड़े को लेके आओगे, फिर आप लोग का जो अधिकारी रहेगा उनके समक्ष प्रस्तुतिकरण करोगे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हम लोग इकट्ठा करेंगे उसको, उसके बाद हम लोग उस प्रस्तुतिकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से उपकरण रहेगा। उपकरण का मतलब होता है सामग्री रहेगा, दोनों एक ही मतलब है, तो ये अपने को लगेगा। तो इनका स्पष्ट है, आप लोग समझ जाना, इसमें कोई इधर उधर की बातें तो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, तो नेक्स्ट में देखते हैं तो सांख्यिकी का क्षेत्र देखेंगे। इसमें देखेंगे सांख्यिकी का क्षेत्र देखेंगे। सांख्यिकी के क्षेत्र का अध्ययन 3 भागों में किया गया है। सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी की विषय सामग्री और सांख्यिकी की सीमाएं। अब इसमें क्या है, एक देख लेते हैं प्रकृति से संबंधित। तो प्रकृति से संबंधित में ये होता है, प्रकृति से संबंधित का मतलब होता है कि हम लोग जैसे नदी नाले हैं, इसका हम लोग देखेंगे। नदी नाले है ना, कितना पेड़ हैं, पौधे हैं जंगल के क्षेत्र में, ये सब चीज़ इसमें आएंगे। उसी प्रकार से देखते हैं सांख्यिकी की विषय सामग्री। इसका मतलब होता है कि एक प्रकार से आपको टॉपिक दे देंगे, विषय दे देंगे कि आपको ये संबंध में आप लोग को करना है, सर्वे ऐसा करके दे देंगे। तो एक प्रकार से ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। तीसरा पॉइंट में देखते हैं सांख्यिकी की सीमाएं। अब सांख्यिकी की सीमाएं का अर्थ ये होता है कि जब हम लोग फील्ड में गए हैं तो उनका क्या सीमा रहे। अब मैं भेजूँगा किसी चीज़ के बारे में आपको कि आपको इसके बारे में रहेगा करके, तो उसके बारे में आप लोग क्वेश्चन ढूंढोगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आप लोग ले आके आ सकते हो, है ना। उसी प्रकार से ये जो सांख्यिकी की जो सीमाएं रहेंगे, अब सीमाएं प्रश्न ये उठता है कि हम कहाँ तक सर्वे करेंगे सर, है ना, ऐसे बात उठेंगे, तो उनके भी एक सीमाएं होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रकृति की, सांख्यिकी की प्रकृति में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं सांख्यिकी के स्वभाव के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है अथवा कला है या फिर दोनों। तो ऐसा करके आप लोग से ये फीडबैक मिलता है कि सर आप पढ़ा रहे हो ठीक है, तो सांख्यिकी का क्या अर्थ है, सांख्यिकी में क्या है, कैसे हैं, ये विज्ञान है क्या या कला है, फिर दोनों है। ऐसे करके आप लोग के मन में आवाज़ उठता होगा। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सांख्यिकी एक विज्ञान है। विज्ञान वह शास्त्र हैं जिनमें किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की निर्धारित शर्तों की दृष्टि से सांख्यिकी को निम्नलिखित आधारों पर विज्ञान कहा जा सकता है। अब आप लोग को बतला रहा हूँ कि कौन कौन आधार से आप इसको सांख्यिकी को विज्ञान कर सकते हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं सांख्यिकी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। सांख्यिकी क्या है, क्रमबद्ध समूह है किसका, ज्ञान का, और बड़ी तीव्र गति से विकास कर रहा है। ठीक है, वर्तमान स्थिति में इसका बहुत गति से इनका प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में देखते हैं सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग हो रहा है। वर्तमान स्थिति में संभवतः का सिद्धांत, सांख्यिकीय नियमितता, नियत, महक,
जड़त्व नियम आदि सार्वभौमिक नियम हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो रीति है उसका व्यापक प्रयोग हो रहा है वर्तमान स्थिति में। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर में देख सकते हैं समकों का संकलन। समको मतलब होता है एक प्रकार का हम लोग जो आंकड़ा को हम लोग समको बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं, ये नया टॉपिक है ऐसे करके नहीं, ये समको करके लिखा है वो आंकड़ा है ना, जो आंकड़ा आप लोग लेके आओगे उसका है। ठीक है, तो संकलन करना, तत्पश्चात उनके विश्लेषण करना, चेक करना, द्वारा कारण और परिणाम का संबंध बताते हुए निर्वचन करना सांख्यिकी की प्रमुख क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका क्या है प्रस्तुतिकरण करना है, क्यों कर रहे हैं, है ना, इनका आंकड़ा है उसको देखेंगे। अब देखते हैं चौथा नंबर देखेंगे भूतकाल और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान कई सांख्यिकी विधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें काल श्रेणी विश्लेषण, बाह्य गणना, प्रतिगमन आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, इसको भी अपने को समझदारी वाली बात है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो अलग अलग अपने मत को दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सांख्यिकी एक कला है। अब कला के रूप में दोनों में परफेक्ट अंतर भी है इसमें। यदि विज्ञान ज्ञान है तो कला क्रिया है। मतलब इनके मतलब है विज्ञान ज्ञान है, विज्ञान से मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, विज्ञान क्या है, ज्ञान है, तो क्या है कला भी क्या है, एक क्रिया है, ऐसा करके इसमें बतलाया गया है। अर्थात कला से तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से हैं जो विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम रीतियों को बदलती हैं तथा तथ्यों को प्राप्त करने का उपाय भी सुझाती हैं। सांख्यिकी कला भी हैं, क्योंकि अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कला क्यों है, क्योंकि इसमें कलाकृतियाँ हो रही हैं। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसमें स्पष्ट है कि कला होने का मतलब तात्पर्य यही है कि आप उसमें चित्र के माध्यम से दिखला रहे हो, है ना, ग्राफ के माध्यम से दिखला रहे हो, तो ये कला है। ऐसा करके ज्ञान तो है, सभी में ज्ञान मिलता है, उसमें क्या है ना, पढ़ोगे तो ज्ञान तो मिलेगा ही बेटा, है ना। इस प्रकार से हम लोग आगे और देख लेते हैं। इसमें पहला नंबर देखना, सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए समकों के प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उपाय एवं समाधान प्रस्तुत करता है। तो एक प्रकार से हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी जो रहते हैं जो समस्या का समाधान भी करते हैं। अब मैं आप लोग को एक ग्रामीण क्षेत्र के एक गाँव में भेज दूंगा, अब आपको बिना क्वेश्चन दिए बहुत से आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग नहीं बतला सकते। आपको एक विषय देना पड़ेगा, है ना, एक कहाँ सीमाएं देना पड़ेगा, है ना, और एक प्रकृति देना पड़ेगा कि कहाँ तक आपको लेके आना है, इसका आंकड़ा कैसा करना है, ये सब चीज़। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो इसमें स्पष्ट है समकों के प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण। और आप लोग को लग रहा होगा कि सर उसी बात को बतला रहे हैं करके, तो इस अध्याय में आप लोग को मात्र एक क्षेत्र का निरीक्षण करना है, उनका वास्तविक जानकारी प्राप्त करना है ना। तो ये सब चीज़ लाना ही पड़ेगा आपको, तो इसमें बार बार तो आएगा ही बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे और देखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें देखते हैं विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग सांख्यिकी रीतियों एवं नियमों का प्रयोग कैसे किया जाए, इस बात का अध्ययन भी सांख्यिकी में प्रमुख रूप से किया जाता है। जैसे सांख्यिकी हमें बतलाती हैं कि अंकगणितीयों माध्य का प्रयोग कहाँ उत्तम है और माध्यिका का प्रयोग किस दशा में उत्तम हो रहेगा, निर्देशांक कैसे बताएं एवं किस माध्यम का प्रयोग किया जाए, ऐसा करके इसमें बतलाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर, सांख्यिकी विधियों के व्यवहार के लिए व्यक्ति के विशेष निपुणता, अनुभव तथा
आत्मसंयम को आवश्यकता होती हैं, जो किसी विषय को कला कहने के अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं बेटा कि इसमें अनुभव भी मिलेगा। भविष्य में आप, जैसे मैं किसी गांव में भेज दूं तो आपको लगेगा कि कहां तक, कैसे सीमा तक आप लोग किसी व्यक्ति को समझा सकते हो, उनके बारे में बतला सकते हो और फ्यूचर के लिए वो आपका काम आएगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों हैं। तो इसमें निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों ही हैं। जैसे कि प्रोफेसर टिपेट ने कहा है, सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों हैं। यह विज्ञान इसलिए हैं क्योंकि इनकी विधियां मौलिक रूप से व्यवस्थित हैं और उनका प्रयोग सर्वत्र होता है। यह एक कला भी है क्योंकि इनकी पद्धतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तथा सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव व उनके प्रयोग क्षेत्र के ज्ञान का आश्रित होता है, जैसे अर्थशास्त्र। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि उसका प्रयोग सर्वत्र होता है। सर्वत्र मतलब सभी जगह विद्यमान होते हैं। किसका? सांख्यिकी का। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं सर्वे में भेज दिया हूँ तो आपको पूर्व में ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं। मनुष्य तो ऐसा होता है बेटा कि उसको कुछ न ज्ञान मिलता ही है। भविष्य में उनको बहुत आगे मिलता है, तरक्की भी मिलता है। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा से केयरफुली पढ़ना है, आप लोग को बहुत सावधानी से पढ़ना है, किसको क्या बोलेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ इसमें आता है। अब नेक्स्ट आप देख लेते हैं। इसमें ये तो फर्स्ट हो गया, प्रकृति से संबंधी हो गए थे। अब हम लोग देखेंगे सांख्यिकी की विषय सामग्री। सांख्यिकी की विषय सामग्री में देख लेते हैं। तो सांख्यिकी की विषय सामग्री के दो संघटक हैं, विवरणात्मक सांख्यिकी तथा निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये दोनों हैं कि पहला वाले नंबर में देखते हैं विवरणात्मक सांख्यिकी। विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से हैं जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। यह विधियां केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों, औसत, माध्यिका, बहुलक, अपकिरण की मापों, मध्य विचलन, मानक विचलन आदि सहसंबंध की मापों आदि की गणनाओं से संबंधित। उदाहरण, विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने विद्यालय में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की औसत लंबाई की गणना करते हैं। इसी प्रकार विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको यह ज्ञान होता है कि सभी कक्षाओं के विद्यार्थी के विज्ञान तथा गणित में अंक एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। तो इसका मतलब होता है, इनका कहने का मतलब है कि एक प्रकार के एक कक्षा में जो विद्यार्थी रहते हैं उन्हीं के बारे में बतलाएं कि उनका औसत कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उनके बारे में बतलाया गया है। और आप लोग को इधर उधर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 11वीं क्लास में आ गए हैं, मैं समझ रहा हूँ। आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा से कठिन वाले शब्द हैं, लेकिन विषय लिए हो तो ऐसे भी घबराओ मत, है ना। कि आप लोग 10वीं से निकले हो, विद्यार्थी हो, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझने में लगेगा। किसी व्यक्ति तुरंत समझ जाता है इसी चीज़ को, किसी व्यक्ति तुरंत नहीं समझता। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन सभी विधियों से हैं जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्शक के आधार पर समग्र या जनसंख्या के आधार में निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि
आपकी कक्षा का अध्यापक केवल कक्षा के विद्यार्थी के प्रतिदर्शन के औसत वजन के आधार पर ही संपूर्ण कक्षा, जिसे समग्र या जनसंख्या कहते हैं, के औसत वजन की गणना करते हैं तो वह निष्क्रियात्मक सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें निष्कर्ष निकालना है ना, कि अंतिम ताह तक जाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस अध्याय को यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए अलग से और बनाऊंगा, और धीरे धीरे आप अपने अध्याय को देखो बेटा, आप लोग घबराओ मत कि ये सब्जेक्ट कठिन है या कठिन के कारण मैं इसको नहीं लूँगा। इस सब्जेक्ट को ऐसा मत समझना, आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई करते रहो, आप लोग को धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, फ्यूचर के लिए आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, आप लोग अच्छा से पढ़ना। थैंक यू।